क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि रेड बुल एक एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, तो आप कहेंगे कि पागल हो गया, कुछ भी बोल रहा है, वीडियो बना रहा है। तो लेकिन सच दरअसल यही है। रेड बुल एनर्जी ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ना होकर के एक मार्केटिंग कंपनी है। क्योंकि रेड बुल के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं और जो मार्केटिंग स्टडीज होती है वो इतनी बेहतरीन होती है कि रेड बुल कोई नहीं भी पीता होगा तो उसे भी रेड बुल पीने का मन कर ही आएगा। मगर इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज इंडियंस के सामने नहीं चल पाती, क्योंकि इंडियंस को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। दरअसल सच तो यह है कि रेड बुल एक भी एनर्जी ड्रिंक खुद नहीं बनाता, बल्कि दूसरों से बनवाता है। मतलब रेड बुल ने एनर्जी ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग का काम एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी रॉच को आउटसोर्स कर दिया है, जिससे रेड बुल सिर्फ एक काम पर ही ध्यान देता है, जो है कि मार्केटिंग। दरअसल ये 1992 में ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन डाइट रिच एक बिजनेस ट्रिप पर थाईलैंड जाते हैं, जहां उन्हें बहुत थकावट फील होती है। उसी थकावट को मिटाने के लिए वो एक लोकल ड्रिंक क्रिएटिंग ड्रिंक को पीते हैं, जिससे उनकी थकावट मिट जाती है और बहुत फास्ट रिलीफ उन्हें हो जाता है। क्रिएटिंग ड्रिंक का मतलब होता है रेड गौर। गौर कहते हैं जंगली भैंसों को। साफ शब्दों में कहा जाए तो रेड बुल। डाइट रिच इस ड्रिंक यानी क्रिएटिंग ड्रिंक को अपने साथ अपने देश ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं और इसको लेकर बना देते हैं एक न्यू कैटेगरी एनर्जी ड्रिंक। उस समय एनर्जी ड्रिंक जैसी कोई भी चीज नहीं थी। डाइट रिच वो पहले व्यक्ति थे जिसने एनर्जी ड्रिंक कैटेगरी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। इस आइडिया को उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पिच किया, लेकिन सब इन्वेस्टर्स ने सिर्फ उनको ना ही कहा। डाइट रिच को यह बात पहले से अच्छे से पता थी कि एनर्जी ड्रिंक का कोई मार्केट नहीं है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो खुद इस न्यू मार्केट को अपने दम पर क्रिएट करेंगे। उन्हें अपना आइडिया इतना अच्छा लगा कि $5 लाख यानी कि 4 करोड़ रुपए तो उन्होंने खुद की जेब से इन्वेस्ट कर दिए। बाद में उन्होंने क्रिएटिंग ड्रिंक के ओनर के साथ पार्टनरशिप कर ली। उनसे उन्हें अनदर $5 लाख का इन्वेस्टमेंट मिल गया, यानी कि टोटल हो गए $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। जिसके बाद उन्होंने यूरोपियन मार्केट के फ्लेवर को समझा, अच्छे से रिसर्च और एनालिसिस करके सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया अपने प्रोडक्ट को ऑस्ट्रिया के अंदर ईयर 1987 में। शुरुआत में जर्मनी में ये ड्रिंक बैन थी, लेकिन इसकी इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी और रेपुटेशन थी कि जर्मनी के लोग ऑस्ट्रिया के बॉर्डर को क्रॉस कर करके इस बैन ड्रिंक को खरीदने के लिए आते थे। और रेड बुल ने अपनी पहली ही साल में 1 मिलियन से भी ज्यादा कैन सेल कर दिए थे। ऑस्ट्रेलिया में ये ड्रिंक बहुत तेजी से बिकने लगी, पूरे यूरोप में फैलने लगी। पहले स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर जर्मनी, फिर यूके। और जब रेड बुल ने यूएस मार्केट में एंट्री ली तो एंट्री के 2-3 साल के अंदर ही रेड बुल सिर्फ एक दिन में ही 1 मिलियन से भी ज्यादा कैन बेच रहा था। कोको कोला और पेप्सी जैसी सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स को कच्चा खिलाड़ी समझ रहे थे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रेड बुल ने डिसाइड किया कि वो अपने ऑपरेशंस जैसे प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक्स को आउटसोर्स कर देंगे, जिससे वो केवल मार्केटिंग के बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। को एक एनर्जी ड्रिंक प्रोडक्शन की कॉस्ट पड़ती थी ₹12 और इसको वो बेचती थी ₹35 में, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन का कॉस्ट हो जाता था वो हो जाता 10x से भी ज्यादा। जितने भी क्लब्स वगैरह होते हैं वहां ज्यादातर स्टूडेंट्स भी आते हैं जो कि अल्कोहल तो पी नहीं सकते। तो डाइटिस ने डिसाइड किया कि वो अब उन क्लब्स पर फोकस करेंगे जहां स्टूडेंट रेड बुल पियेंगे। इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स को ये रेड बुल का ब्रांड मैनेजर बनाना स्टार्ट कर दिया। ब्रांड मैनेजर के लिए उन स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता था जो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में पॉपुलर हैं, ताकि वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटी में रेड बुल को प्रमोट कर सकें और स्टूडेंट्स को नई नई जगह पर पार्टीज के लिए इनवाइट करें, जहां पर वो अपने जो ब्रांड था रेड बुल उसको प्रमोट कर पाएंगे। यह मार्केटिंग इतनी सक्सेसफुल हुई कि पार्टी में स्टूडेंट्स के हाथ में सिर्फ रेड बुल ही मिलती थी। ऐसे ही बहुत तरह तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज रेड बुल ने ट्राई करी। कभी किसी फुटबॉल टीम को स्पॉन्सर करती थी, तो कभी फॉर्मूला 1 कार को, तो कभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग पैराशूट जंप्स को। रेड बुल हमेशा ट्राई करता था कि लोगों को लगे कि उनके जो एड्स हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक हैं, जिनसे बहुत एड उनके वायरल भी हुए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो कि शो करता है कि रेड बुल बहुत ही अच्छे अपनी एड्स को परफॉर्म करता है वो था फेलिक्स बाumgartner का, जिसने 2012 में स्पेस से जंप करी थी। इस प्रोजेक्ट करने के लिए $50 मिलियन का खर्चा आया था, मगर कुछ एक्सपर्ट्स की माने तो उनके मुताबिक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में $6 मिलियन खर्च हुए थे। इतनी अच्छी अच्छी और यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से रेड बुल अपनी कैटेगरीज में नंबर 1 ब्रांड है। 2019 में रेड बुल ने 7.5 बिलियन कैन से भी ज्यादा बेचे थे, जिससे उन्हें $6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था।
इतने बड़े रेवेन्यू तक पहुंचने के लिए रेड बुल ने इस रेवेन्यू को 1/3 पार्ट तो मार्केटिंग पर ही खर्च कर दिया था। हालांकि मार्केटिंग में इतना ज्यादा खर्च करने के बाद भी 2012 के बाद से ही उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो चुकी है। उनकी ग्रोथ का ग्राफ ही अनस्टेबल हो चुका है। इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी पूरी तरह सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड थी, जो कि था एनर्जी ड्रिंक, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होने लगी। और आजकल लोग अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही सतर्क या कॉन्शियस हो चुके हैं। इसलिए कोई भी ड्रिंक ही क्यों पीना चाहेगा जिसमें डायबिटीज जैसी बीमारियां होती हैं। और अब तो रेड बुल इतनी सारी स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल, आइस हॉकी वगैरह टीम्स में को भी ऑन करता है और बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट और मीडिया प्रोडक्शन में भी इन्वेस्ट करती है ताकि उनका बिजनेस डाइवर्सिफाई हो जाए, जिससे अगर एक बिजनेस बंद भी हो जाए तो दूसरा बिजनेस जो कि कंपनी को बचाए रखेगा। स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करने का आइडिया उनके लिए इतना अच्छा साबित हुआ कि रेड बुल ने 2016 में एक फुटबॉल टीम खरीदी थी, जो कि $25 मिलियन में खरीदी थी। और फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वही टीम आज $300 मिलियन की वैल्यू रखती है। यानी रेड बुल ने इस इन्वेस्टमेंट में उन्हें 12 गुने से भी ज्यादा का फायदा हुआ। और जितना अभी फुटबॉल का क्रेज चल रहा है उस हिसाब से इस टीम की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती जाएगी, जिससे रेड बुल की तो चांदी ही चांदी होने लगेगी। तो एक लेसन हमने इससे सीखा कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा उस इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, जिससे आपका रिस्क कम हो जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।